नमस्कार। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, फिगर ब्रेक, पवे लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज। आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अरुणेश यादव जी। नमस्कार अरुणेश यादव जी, स्वागत है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अरुणेश यादव जी है हमारे लपेटा में। और लपेटेंगे कौन कौन? लपेटने के नहीं, चार आदमी मौजूद हैं और चार आदमी करेंगे सवाल, तीखे सवाल करेंगे अरुणेश यादव जी दे। और यादव जी क्या जवाब दे और कहां कहां के लपेटा में आमे, ये देखने वाली बात होगी। तो सबसे पहला सवाल शर्मा जी की तरफ से। शर्मा जी सवाल करो। अरुणेश जी, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो मौजूदा समाज की स्थिति पर थोड़ा संक्षिप्त में बताएं, कैसी स्थिति है समाज की आपके अनुसार? देखो साहब, इस समय अगर हम सामाजिक ताने बाने को देखें तो सामाजिक ताना बाना मौजूदा सरकार ने जो आपसी सौहार्द हुआ करता था आज से 8 साल पहले, 10 साल पहले, तो उस सौहार्द को कहीं ना कहीं बिगाड़ने की कोशिश की है और कुछ हद तक उस सौहार्द को बिगाड़ा भी है। चाहे वो जाति के नाम पे हो, चाहे वो धर्म के नाम पे हो, चाहे वो संप्रदाय के नाम पे हो। सरकार जिस पैरामीटर को लेके सत्ता में आई थी, शिक्षा को लेके सत्ता में आई थी, रोजगार को लेके सत्ता में आई थी, महिला सुरक्षा को लेके सत्ता में आई थी और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सत्ता में आई थी, तो ये जो 4 मुख्य पैरामीटर थे सरकार के, तो इन चारों पैरामीटर्स को छोड़ दिया है सरकार ने और सरकार कुछ अलग ही पटरी पे अपनी गाड़ी दौड़ाती हुई दिख रही है। कुछ कुल मिला जुला के हम देसी शब्द में कह सकते हैं कि सरकार ने अपनी पटरी बदल ली है, जाना कहीं और था और सरकार किसी और दिशा में निकल पड़ी है और मेरे हिसाब से समाज के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और यादव जी, आप तो कह रहे हो कि गाड़ी और पटरी, लेकिन अब तो बुलडोजर ही दिखाई दे रहा है भाई। उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे और कहीं हो, सब जगह बुलडोजर ही बुलडोजर चल रहा है। आखिर के बुलडोजर क्या करके माने? बिल्कुल उसी बात पे मैं आना चाह रहा था, आपने बहुत अच्छा किया उस मुद्दे पे ले आए। देखिए, बुलडोजर का जो मॉडल उत्तर प्रदेश सरकार से चला है, मध्य प्रदेश पहुंच गया और तमाम राज्यों में ये बुलडोजर मॉडल पहुंच रहा है और सरकार खुद ही अपनी पीठ थपथपाती हुई नजर आ रही है कि हमने बुलडोजर चला के यहां का अतिक्रमण हटा दिया, वहां का अतिक्रमण हटा दिया, लेकिन कोई सरकार से सवाल करने वाला है कि इस बुलडोजर की मार आखिर किस पे पड़ रही है। क्या वाकई किसी क्रिमिनल के घर पे बुलडोजर चला है? क्या गृह राज्य मंत्री अजय टैनी के घर पे बुलडोजर चला है? क्या किसी बीजेपी नेता के घर पे बुलडोजर चला है? क्या किसी बड़े उद्योगपति के घर पे बुलडोजर चला है? तमाम उद्योगपति बैंकों का लाखों करोड़ों और अरबों रुपया लेके बैठे हुए हैं। क्या सरकार के अंदर साहस है कि उनके घर पे बुलडोजर चला ले? तमाम बीजेपी के नेता भ्रष्टाचार के सहित तमाम मामलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या सरकार के अंदर यह साहस है कि सरकार उनके ऊपर बुलडोजर चला ले? सरकार का बुलडोजर सिर्फ एक तरफ चल रहा है और वो बुलडोजर आम जनता की ओर चल रहा है। उसमें गरीब जनता पिस रही है, चाहे वो दलित बच्चे हो, चाहे वो ओबीसी परिवार हो, चाहे वो माइनॉरिटी का परिवार हो। कुल मिला जुला के बुलडोजर गरीबों की तरफ चल रहा है। बुलडोजर का जो मुंह है वो अमीरों की तरफ नहीं जा रहा है और ये इस सरकार की नीति है। ये सरकार अमीरों को दे रही है और गरीबों से ले रही है और हमारे जो टैक्स का पैसा है, हमारे टैक्स के पैसे का ये सरकार दुरुपयोग कर रही है। यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप लगातार किसान आंदोलन से जुड़े रहे और जी, हमेशा से जो है लगातार उस दरमियान जो है आपने सरकार की आलोचना की और सरकार की आलोचना इस तरह से की आपने कि घर घर जो है सरकार की नीतियों को बताया कि कितनी खराब है आप लोगों के लिए, आम लोगों के लिए। लेकिन जब चुनाव होता है तो आपकी आलोचना काम नहीं कर पाई। सरकार पूरी ताकत से वापस आती है, भाजपा जो है पूरी ताकत से सत्ता में आती है, तो ये कहां फेल हुए आप लोग? देखो साहब, अगर बात हम आलोचना की करें तो हर जिम्मेदार नागरिक का ये कर्तव्य बनता है। अगर आप वोट दे रहे हैं
देश के नागरिक है, वोट दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं। हर व्यक्ति टैक्स देता है, डायरेक्ट टैक्स दे चाहे इनडायरेक्ट टैक्स दे, और हर व्यक्ति जो मैं समझता हूं 18 साल से ऊपर का है वो वोट देता है। तो अगर आपके पास वोट देने का अधिकार है और आपके टैक्स के पैसे से सरकार कोई काम कर रही है, चाहे आपने सरकार को वोट दिया हो, तो सरकार से सवाल हर व्यक्ति को करना चाहिए। और हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार कोई भी गलत काम कर रही है। अब ये बताइए, अभी बुलडोजर पे बात चल रही है, तो बुलडोजर में जो डीजल का खर्चा है, जो सारे सरकारी साधनों संसाधनों का खर्चा है, तो ये खर्चा कहां से आ रहा है? ये मोदी जी की जेब से आ रहा है कि योगी जी की जेब से जा रहा है? नहीं, ये हमारे टैक्स के पैसे से ये खर्चा हो रहा है। और ये जो खर्च है, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। ये खर्च जो है ये सही दिशा में जाना चाहिए। जो टैक्स का पैसा है शिक्षा की दिशा में लगना चाहिए, रोजगार की दिशा में लगना चाहिए, चिकित्सा की दिशा में लगना चाहिए। लेकिन ये पैसा कहां लग रहा है? कहीं पे कब्रें खोदी जा रही हैं, कहीं पे मस्जिदें खोदी जा रही हैं, कहीं पे मंदिर खोदे जा रहे हैं, कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं अजान पे चर्चा हो रही है, कहीं हनुमान चालीसा पे चर्चा हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये सरकार ट्रैक बदलती हुई नजर आ रही है। तो हर जिम्मेदार व्यक्ति को सरकार से सवाल करना चाहिए। अब मैं आपके दूसरी बात पे आता हूं। आपने जो कहा कि हम लोग आम जनता तक वो संदेश क्यों नहीं पहुंचा पाए, इसके पीछे बहुत कारण थे। चुनाव जब शुरू होने वाला था तो आपको ध्यान होगा कि कोविड गाइडलाइन जारी कर दी गई थी, रैलियां बंद कर दी गई थी। तो इसके पीछे भी सरकार की एक सोची समझी रणनीति थी। सरकार के पास एक प्लस पॉइंट है, वो है इनका आईटी सेल। जो इस समय भारतीय जनता पार्टी है, आईटी सेल के जरिए झूठ और भ्रम को फैलाने में पूरी तरीके से पारंगत है। और इस चीज को आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से किसान आंदोलन को लेके, तमाम पिछले 13 महीने जो किसान आंदोलन चला था, उस आंदोलन को लेकर के तमाम जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, बड़े बड़े चैनल के एंकर थे, कई बार ऐसे बोलते थे कि हाँ भाई पत्रकार ये जो है आंदोलन खत्म हो गया, ये देखो जी यहाँ खाली टेंट है, ये खाली टेंट है। खाली टेंट दिखा के आंदोलन को खत्म करते रहे तमाम साल भर, और उसकी नेगेटिव पब्लिसिटी करने में जो है लगे रहे। जबकि हकीकत क्या थी कि आंदोलन दिसंबर में जाके खत्म हुआ, और पूरे 1 साल से ज्यादा समय तक मीडिया ने और बीजेपी के आईटी सेल ने इस आंदोलन को बदनाम करने का भरसक प्रयास किया। लेकिन बदनाम क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि लोगों तक वो संदेश पहुंचाने, जो लोग वहां आंदोलन में थे वो संदेश पहुंचा रहे थे। और इस चुनाव के समय क्या हुआ? रैलियां बंद कर दी गई। रैलियां बंद करने से क्या हुआ कि जो एक संदेश पहुंचना था आम जनता तक, वो संदेश पहुंचाने में विपक्ष की पार्टियां और हम जैसे कार्यकर्ता पूरी तरीके से सफल नहीं रहे। और बीजेपी आईटी सेल चूंकि बहुत ज्यादा मजबूत था, उसने जनता के बीच में भ्रम और झूठ को परोसा। लेकिन दूसरी चीज और बता रहा हूं, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो यहां इन्हें सीटों का नुकसान हुआ है। हां, इन्हें सत्ता से बाहर होना चाहिए था, लेकिन कुछ जगह इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया। दिल्ली वाले लोग आए यहां पे, और अगर आपने भी देखा होगा कि कैसे बनारस में 6 दिन मोदी जी रहे, और सिर्फ उस समय यूक्रेन और रूस का वॉर चल रहा था, उधर मोदी जी का ध्यान नहीं था। मोदी जी का ध्यान किधर था? उत्तर प्रदेश के चुनाव में। और यहां भी उन्होंने ब्रांडिंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। जो बच्चा यूक्रेन से दिल्ली आ रहा था, तो सबसे पहले उसे उत्तर प्रदेश चुनाव में जहां भी मोदी जी की रैली हो रही थी, उन बच्चों को स्क्रिप्ट द्वारा पढ़ा लिखा के ये बुलवाया जाता था कि आप वहां जाओगे और मोदी जी की तारीफ करोगे कि मोदी जी की वजह से हम जिंदा यहां पे वापस आ पाए। तो इलेक्शन मैनेजमेंट में, प्रचार करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का और मोदी जी का कोई मुकाबला नहीं है। और निश्चित तौर पे जो काम सरकार को करना चाहिए उस काम को ना करके सरकार पूरे साल सिर्फ चुनाव कैसे लड़ा जाए, विपक्ष की पार्टियों को सीबीआई, ईडी और आईबी का डर कैसे दिखाया जाए, इसमें लगे रहते। जनता के काम की तरफ इनका ध्यान नहीं है। यादव जी, बिहार के अंदर जातिगत जनगणना होने जा रही है जी, क्या प्रभाव पड़ेगा प्रदेश पे इसका, और देश में इसकी कब तक उम्मीद कर सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, ऐसा है, जातीय जनगणना होनी चाहिए।
जब हमारे देश में कितने घोड़े हैं, कितने गधे हैं, कितने हाथी हैं, कितने ऊंट हैं, कितने शेर हैं, जब इनकी जनगणना हो सकती है तो जातीय आधार पे जनगणना क्यों नहीं हो सकती? 1931 में पिछली बार जातीय जनगणना हुई थी, 1941 में जनगणना नहीं हो पाई, द्वितीय विश्व युद्ध था, उसके बाद फिर देश आजाद हुआ और उसके बाद कभी जातीय आधार पे जनगणना नहीं हुई। 2011 में जरूर जनगणना हुई थी, लेकिन उसमें जो कांग्रेस की सरकार थी वो उस समय उन आंकड़ों को बाहर या तो नहीं कर पाए या नहीं किए, या क्या कारण रहे वो अभी तक स्पष्ट नहीं है। और मैं ये मानता, सरकार ये जातिगत जो जनगणना है उसे करवाना नहीं चाहती। देखिए, क्या कारण है? मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो जाति के नाम पे और धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे समाज को बांट रखा है, और जातीय जनगणना होने से एक चीज तो स्पष्ट हो जाएगी कि कितने प्रतिशत इस देश में किस जाति की भागीदारी है और क्या उसका प्रतिनिधित्व इस सिस्टम में उतने प्रतिशत है। मान लीजिए मैं कह रहा हूं जी ब्राह्मण जो है 15% है इस देश में, हालांकि सब लोग कहते हैं कि ब्राह्मण 4% है, तो अगर वो 15% है तो उनकी हर जगह भागीदारी 15% होनी चाहिए, उनकी भागीदारी कम नहीं होनी चाहिए। अगर दलित इस देश में 10% है तो उनको हर जगह 10% उनकी भागीदारी होनी चाहिए, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो अस्पताल हो। अगर ये सब बैलेंस बन जाएगा तभी हम एक उज्जवल भविष्य की तरफ जा सकते हैं और हम 21वीं सदी का जो भारत है या विश्व गुरु बनने की जो बात है वो हो सकता है। आप उत्तर प्रदेश से एक बड़े समाज सेवी के साथ साथ उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी आपकी खास नजर रहती है जी। बहुत जल्द उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होने जा रहा है। जैसे कि आपको मालूम भी होगा कि मायावती जी ने जो है रामपुर के लिए अपना कैंडिडेट नहीं उतारा है, आजमगढ़ के लिए उन्होंने गुड्डू जमानी को अपना कैंडिडेट बनाया है जी। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति क्या अखिलेश यादव से हटके बीएसपी की तरफ फोकस होने जा रही है क्या? नहीं, अगर बहन जी दोनों जगह कैंडिडेट उतारती तब तो हम ये साफ तौर पे मान सकते थे कि राजनीति में बहन जी कुछ नया मील का पत्थर साबित करने जा रही है। अब बहन जी का क्या रुख है ये रुख बता पाना बहुत मुश्किल है। एक जगह कैंडिडेट का उतारना, एक जगह कैंडिडेट का नहीं उतारना। अभी एमएलसी का भी चुनाव हुआ था और एमएलसी चुनाव सिर्फ और सिर्फ सपा बनाम भाजपा चुनाव होके रह गया। क्या इस उत्तर प्रदेश में जो इतना बड़ा प्रदेश है, सूबा है, और यहां ये कहते हैं कि तकरीबन 20 से 21% या 22% दलित वोटर है और 40 से 42% ओबीसी वोटर है, तो क्या बहन जी की ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि बहुजन समाज का प्रतिनिधित्व एमएलसी चुनाव में भी होना चाहिए था कि नहीं? चाहे वो 10 एमएलसी प्रत्याशी उतारते, लेकिन उनको उतारना चाहिए था। अब ये उनकी मंशा क्या है, क्या उसके पीछे इनकी रणनीति है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो 2024 की जी एक बहुत मजबूती से जो एक बात निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि आजम खान और बहन जी कहीं ना कहीं जुगलबंदी चल रही है इंटरनल। वो एक्सटर्नल कब होगी वो आने वाला वक्त बताएगा। इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है और क्या आपको लगता है कि अगर जुगलबंदी बनती है तो उत्तर प्रदेश का राजनीतिक समीकरण जो है वो 2024 में कैसा होगा? देखिए, ऐसा है, पहली बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आजम खान साहब की किसी से भी जुगलबंदी नहीं है। जहां तक मैं आजम खान साहब को समझ पाया हूं वो नेताजी के साथ लॉयल थे, लॉयल हैं और लॉयल रहेंगे। वो समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और राजनीति में आपकी किसी भी दल से मित्रता होना जाहिर सी बात है। बहन जी भी बहुत पुरानी लीडर रही हैं, आजम खान साहब भी पुराने लीडर हैं और कांग्रेस के भी कई लीडर हैं जो आजम खान साहब से भी सरगंगा राम में जो एडमिट थे तो तमाम लीडर्स उनसे मिलने गए। कपिल सिब्बल साहब ने उनका केस लड़ा है और इसी रिगार्ड में कपिल सिब्बल साहब को समाजवादी पार्टी से राज्यसभा भेजा गया। तो ये चीजें अलग है, राजनीतिक दोस्ती दुश्मनी अलग चीज है, लेकिन विचारधारा को बदल देना तो मैं ये नहीं समझता हूं कि वो विचारधारा को बदलेंगे। डॉक्टर साहब, आपने अपने डिबेट के दौरान शुरू में कहा था कि ये जो इन्होंने जो है समाज की दिशा को बदल दिया है, दूसरे ट्रैक में गाड़ी डाल दी है। आखिर कब तक? पिछली सरकारों का कार्यकाल हमने देखा 60-70 साल से एक ही ट्रैक पर, एक ही ढर्रे पर, एक ही गति से
गाड़ी कब तक दौड़ती रहेगी? इस सरकार ने आने के साथ ही इनका कमिटमेंट भी था, ये वचनबद्ध भी थे जनता से कि हम कुछ दिशा और दशा देश की चेंज करेंगे। तो इन्होंने नोटबंदी लेके आए, उसी एक प्रयास किया, जीएसटी लेके आए, एक प्रयास किया। कुछ ऐसे सांप्रदायिक मुद्दे थे जो 50-60 साल से, सैकड़ों सालों से चल रहे थे। राम मंदिर का मुद्दा इन्होंने हल किया, कृष्ण जन्मभूमि, ज्ञानवापी मस्जिद, इस तरह के कुछ मुद्दों को हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो क्यों नहीं ये समझा जाए कि इन्होंने एक दिशा देने की कोशिश की है, प्रयास करने शुरू किए, एक ही ढर्रे पर, एक ही ट्रैक पर ट्रेन नहीं चलाई है इन्होंने। देखिए, हमारे देश में जहां तक मैं समझता हूं 2 तरह की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा ऐसी है जो गांधीवादी विचारधारा है और देश को जोड़ के चलने वाले विचारधारा है। उस विचारधारा को तकरीबन 55-60 साल लोगों ने देखा, पढ़ा, समझा, तमाम संसाधन बने, तमाम निजी कंपनियों का नेशनलाइजेशन हुआ, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीयकरण हुआ, वो कंपनी PSUs बनी है, सरकारी हुई, तमाम अस्पताल आप देख रहे हैं, तमाम कॉलेज देख रहे हैं जिनमें मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा की व्यवस्था है, तकरीबन मुफ्त है। तो इस तरह की व्यवस्था देखने के बाद देश की जनता को यह लगा कि हो सकता है यह व्यवस्था देश की जनता के लिए ठीक ना हो, और जो दूसरी विचारधारा है जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स करती है, जो विचारधारा सांप्रदायिकता के नाम पे पॉलिटिक्स करती है, राम मंदिर के नाम पे जो राजनीति कर रही थी, कश्मीरी जो मुद्दा था कश्मीरी पंडितों का, उनके नाम पे राजनीति कर रही थी, धर्म के नाम पे राजनीति कर रही थी, तो देश की जनता को लगा कि अब इस विचारधारा को भी देखना जरूरी है। साथ ही साथ ये लोग ये भी बात कर रहे थे कि रुपया गिर रहा है तो प्रधानमंत्री की इज्जत गिर रही है, हम रुपए को उठाएंगे, हम डीजल पेट्रोल सस्ता करेंगे, हम स्विस बैंक से जो खरबों रुपया पड़ा हुआ है उसको देश में लाएंगे, जब वो रुपया हमारे देश में आ जाएगा तो किसी आदमी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इतना पैसा आ जाएगा कि हर आदमी के अकाउंट में 15-15 लाख आ जाएंगे, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि युवाओं को हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, ऐसा सिस्टम बनाएंगे कि बलात्कार जो करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त सजा होगी। तो ये तमाम मुद्दे लेके आए, तो लोगों को लगा कि हाँ भाई इस व्यवस्था को एक बार सत्ता में बैठाना चाहिए और इनको मौका देना चाहिए। मौका दिया तो इन लोगों ने क्या किया कि जो शिक्षा, रोजगार और तमाम अर्थव्यवस्था से जो संबंधित मुद्दे थे, इन सब मुद्दों को तो भूल गए, क्योंकि उन मुद्दों से शायद इन्हें वोट नहीं मिलते। अब इन्होंने जाति और धर्म के नाम पे राजनीति करनी शुरू कर दी। बहुत अच्छी बात है कि कश्मीर से धारा 370 हटा दी, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ, कश्मीरी हिंदुओं के साथ आज भी आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। आज की तारीख में भी हर अखबार के मुख्य पृष्ठ पे खबर है कि कश्मीर में पिछले 1 महीने में 7 हत्याएं हो गई हैं और घाटी से हिंदू पलायन कर रहे हैं। तो उस दिशा में सरकार कब कदम उठाएगी? अब किस पार्टी के ऊपर सरकार ब्लेम करेगी कि यहां कांग्रेस की गलती है या किसकी गलती है? जी, एक बात बताओ, तो कि विरोधी पार्टी क्या कर रही है? कि विरोधी पार्टी अपनी बात पब्लिक को समझाने में नाकामयाब है, आखिर क्यों नाकामयाब है? देखो साहब, जनता के पास बात पहुंचाने का एक ही मुद्दा होता है, वो है मीडिया। और इस समय इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते थे, वो 4 में से जो 3 स्तंभ है, वो तीनों के तीनों स्तंभ सिर्फ एक जो स्तंभ है सत्ता, उसके पास गिरवी रखे हुए हैं। ना तो जुडिशरी फ्री है, ना ब्यूरोक्रेसी फ्री है, और ना ही मीडिया फ्री है। टिकैत साहब ने भी कई मर्तबा कहा है कि कैमरे और कलम पे बंदूक का पहरा है, और वो बिल्कुल सत्य बात है। मीडिया सिर्फ वही बात कह सकती है जिस बात को कहने की इजाजत PMO से या अमित शाह जी के ऑफिस से उनको दी जाती है। मीडिया कभी भी, ये बताइए, गुजरात से लेकर दिल्ली तक तकरीबन 1000 कांग्रेसी पदयात्रा करते हुए आए हैं, आजादी गौरव यात्रा 75 साल होने वाले इस साल, उस उपलक्ष्य में। लेकिन क्या नेशनल मीडिया ने उस न्यूज को कवर किया? नहीं किया। नेशनल मीडिया कहां बिजी है? सांप्रदायिक और जो उन्माद है उसको, उस उन्माद फैलाने में बिजी है, देश का माहौल खराब करने में बिजी है। लेकिन मीडिया कभी भी विपक्ष की आवाज नहीं दिखा रही है। हिसाब से तो मीडिया कभी दिखावेगी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं दिखाएगी। और नहीं बनेगी, बात जरूर बनेगी, और बात बन भी रही है, धीरे धीरे बात बन भी रही है। और आप देखेंगे
कि जो जनता का रुझान है, जनता का रुझान धीरे धीरे बदल रहा है। और इस समय जो आपकी बात है विपक्ष वाली, तो काफी हद तक मैं भी सहमत हूं। विपक्ष को और ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा जब आपको मालूम है कि एक रास्ता बंद हो चुका है। साहब मीडिया हमारी खबर नहीं दिखाएगी तो हमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जो बात कही है ना कि सड़क पे आओ, आंदोलन करो और पर्चा बांटो, चर्चा करो और लोगों के बीच में जाके जो बातें हैं, जो कम से कम जो सरकार गलत काम कह रही है तो कर रही है, तो उस गलत काम को हम कह तो सकते हैं। आप एक बात तो बताओ सर जी, कि जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं ये कहाँ जनता के ढिंग जा रही हैं? ये तो ट्वीट करके ही रह जाएं सब। नहीं साहब, जा रही है जनता के बीच, जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से जाना चाहिए या फिर जिस फ्रीक्वेंसी में जाना चाहिए, जितनी तेजी से जाना चाहिए उतनी तेजी से नहीं जा रहे। अब राजनीति साहब 24 घंटे वाली हो गई है। अब ये लोग क्या है, जैसे विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं आत्मविश्लेषण करने की जरूरत है और निरंतर जमीन पे काम करने की जरूरत है। जिस तरीके से पहले की राजनीति थी, आज से 20-25 साल पहले की आप राजनीति देख लो, सड़क पे जूते घिसने की राजनीति थी, चप्पलें तोड़ने की सड़क पे राजनीति थी। तो उसी राजनीति की जरूरत इस समय हमारे देश की और प्रदेश की जनता को है। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो इस समय विपक्ष के नेता हैं, चाहे वो कोई किसी भी पार्टी के हो, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सत्ता जो भी गलती कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की जो भी खामियां हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम करें। आप इंतजार ना करें। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि विपक्ष का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, इस प्रोसेस को इन्हें तेज करने की जरूरत है। बिल्कुल स्पष्ट कहना है यादव जी को कि विपक्षी पार्टी की स्पीड थोड़ी कम है। अगर विपक्षी पार्टी की स्पीड बढ़िया हो तो और कछु रंग देखने को मिलेगा। अब लास्ट में अपने प्रोग्राम को खत्म करते हुए एक सवाल हमारे प्रमोद जी हैं, उनको भी आएगा। प्रमोद जी अपना सवाल भी पूछो। यादव जी, छोटा प्रश्न छोटा उत्तर चाहूंगा। आपके सपनों का भारत किताब ही नहीं, जो आपके दिल में है वो बताइए। देखो साहब, मेरे जो सपनों का भारत है और किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के सपनों का भारत ऐसा होना चाहिए कि गरीब से गरीब व्यक्ति को 2 वक्त का भोजन मिले, गरीब से गरीब व्यक्ति के तन पे कपड़ा होना चाहिए और गरीब से गरीब व्यक्ति के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके और इस काबिल बना सके कि वो इस जो आधुनिकता भरा दौर है इसमें कदम से कदम मिला के चल सके। गरीबी हटाओ से कांग्रेस हटाओ तक जमाना चला गया है। आप इसमें बताएं कि पूर्ववर्ती सरकारों की क्या कमियां रही? देखो साहब, पूर्ववर्ती सरकारों की सिर्फ एक कमी रही कि उन्होंने कभी भी भारतीय जनता पार्टी को, जो भारतीय जनता पार्टी ये जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ना चाह रही थी, कहीं बताइए, ये तो आप बता ही चुके हैं। उसी पॉइंट पे आ रहा हूं। तो कांग्रेस की सिर्फ एक कमी रही, जो जिस काम को इस समय भारतीय जनता पार्टी बड़ी ईमानदारी से कर रही है, इन्होंने मीडिया को कंट्रोल में रखा। कांग्रेस ने कभी भी मीडिया को कंट्रोल में नहीं रखा। ये तो आप, अगर कांग्रेस, आपके मैं बता, भारत में जो पूर्ववर्ती सरकार है, जिसमें एक अटल जी की भी सरकार रही है और उससे पहले कांग्रेस की सरकार है, जी सरकारें रही हैं, क्या कमी रही? देखो, कमी नहीं रही। कांग्रेस ने कहीं ना कहीं क्यों नहीं हटी? गरीबी, देखो साहब, पहले मेरी बात समझिए। कांग्रेस ने जितना देश के लिए पिछले 55 साल में, 60 साल में किया है, अब भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है वो काम बिगाड़ने का ही काम किया है। कांग्रेस के समय प्रति व्यक्ति आय आपकी 46 रुपए थी, इस समय प्रति व्यक्ति आय 25 से 26 रुपए है। कांग्रेस, हाँ जी, पॉइंट ये है कि मान लिया कि ये जो नई भाजपा की सरकार आई है, इसने सब कुछ खराब करके रखा। आप बताइए पिछली सरकारों की कमियां कहां रही, जिसकी वजह से भाजपा की इस तरह की सरकार को जनता, मैं वही पॉइंट तो आपको बता रहा हूं कि कैमरे और कलम पे अगर पिछली सरकारें पैरा लगा देती, मीडिया को फ्री नहीं छोड़ती, मीडिया को फ्री नहीं छोड़ती, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो कभी आ ही नहीं पाती। जो अन्ना आंदोलन हुआ और इस तरह के जो मूवमेंट हुए, तो मीडिया को कहीं ना कहीं कांग्रेस ने फ्री छोड़ा। कांग्रेस हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखती रही।
कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र को आजादी दी कि हाँ भाई विपक्षियों, कांग्रेस की ये कांग्रेस की मोदी जी लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं। मोदी जी लोकतंत्र के सच्चे रक्षक हैं। जो भी विरोध करता है, अब बाइडेन साहब को क्या पता, बाइडेन साहब तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, बाइडेन साहब को यहाँ की सच्चाई नहीं पता है। आप मानिए कि गोदी मीडिया जो है वो भारत तक है, क्या बाहर की भी मीडिया को मोदी जी कंट्रोल करते हैं? बाहर की मीडिया को यहाँ कवरेज नहीं दिया जाता है। कौन रोक रहा है? बाहर की मीडिया को बहुत सी खबरें जो है वहां नहीं लेने दी जाती हैं। यही तो इस समय सिस्टम में खबरें दिखा सकती हैं, सिर्फ उतनी खबरें दिखाई देने जाती हैं जिससे कि मोदी सरकार की इमेज खराब ना हो। आपको शायद इतनी देखिए, कई तमाम ऐसे पत्रकार रहे हैं जो लापता हो गए। मोदी जी ने जो बनारस में गांव गोद लिए थे, उस गांव की सच्चाई बीबीसी के एक पत्रकार ने दिखाई। उस पत्रकार का पता नहीं चला जी, वो पत्रकार का भूमिगत कर दिया गया। और ऐसे तमाम पत्रकार हैं जिन्होंने सरकार के खिलाफ आवाज उठाई और वो पत्रकार अभी भी जेल के अंदर है। तमाम पत्रकारों गौरी लंकेश जो सोशल एक्टिविस्ट थी, गौरी लंकेश को इस सरकार के कुछ लोगों द्वारा उनकी हत्या करवा दी गई। क्या उनको अभी न्याय मिला? तो इस समय जो मौजूदा सरकार है, इसने कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को खतरे में लाके रखा है। और जो भी सरकार का विरोध कर रहा है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूं, हमारे ऊपर कहीं ना कहीं खतरा है। हमें कहीं ना कहीं सीबीआई, ईडी या तमाम एजेंसियों से खतरा है। अरुणेश जी, अब हमें टाइम इजाजत नहीं दे रहा है। जी टाइम कह रहा है कि अब हमें यहीं पे विराम लगाना चाहिए। लेकिन विराम लगाने से पहले बहुत ही बेबाकी थे अरुणेश यादव जी ने जवाब दिए हैं, और कलम और कैमरा पे बंदूक को पहरा है, ये बात इन्होंने स्पष्ट तरीका से कही है। यादव जी, प्रोग्राम खत्म करने से पहले आप हमारे संग बोलोगे देसी देख, बगैर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।